मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए एक टॉपिक के बारे में, जो कि है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति के बारे में। इस टॉपिक पर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे इस वीडियो की ओर और देखेंगे इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स जो है एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए तैयार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले है 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के प्रत्येक भाग में यह आभास किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारना आवश्यक है, और सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों को रूप धारण कर लिया था। अतः देश के प्रत्येक भाग और प्रत्येक धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए वे धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे। यानी कि जो जब भारत के समाज में 19वीं सदी के लगभग जब ये देखा जाने लगा कि काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई हैं देश में, ठीक है ना, अलग अलग धर्मों में से, ठीक है, अलग अलग समाजों में, तो उसके लिए फिर क्या सोचा जाने लगा कि इन अंधविश्वासों को या कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार की ज़रूरत है और इसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कई धार्मिक सुधार आंदोलन हुए भी। ठीक है, और ये सुधारक जो है बुद्धिवाद, मानवतावाद और जो है मानव एकता के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे, और उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो आधुनिक विज्ञान का जो ज्ञान है, आज आप देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें जो है, आजकल का जो लेटेस्ट नॉलेज है, ये सभी चीज़ें जो है इसे भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो पश्चिमी शिक्षा को जाता है। ठीक है, तो ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न कल्चर ने। ठीक है, इसके बाद जो है शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलनों से परिचित हुए और भारतीय जनता की सर्वतोन्मुखी जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी और प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म, साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी, जिससे भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान व अभिमान की भावना जागृत होने लगी। यानी कि जब ये धीरे धीरे आंदोलन होने लगे, कुछ बदलाव देखने को मिले, तो भारतीयों में भी क्या अपनी जो सभ्यता है या उसके प्रति क्या हुआ, सम्मान की भावना आने लगी, जागृत होने लगी कि हाँ, हमारी सभ्यता बहुत महान है। ठीक है, हमारा जो धर्म है या सभ्यता है, जो भी समाज की चीज़ें हैं, वो काफ़ी महान है, ऐसा लोगों में जो है सोचने लगे उस समय पर लोग। ठीक है, आंदोलनों के बाद, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बाद। ठीक है, इसके बाद जो है सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए गए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ऐसा करते समय उनमें से जो है अधिकांश ने धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क, बुद्धि एवं मानववाद को महत्व दिया। यानी कि जब सुधार किए जाने लगे अंधविश्वासों या कुरीतियों को दूर करने के लिए, तो जब प्रयास किए गए तो उसमें क्या हुआ कि हमारी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका उदाहरण दिया जाने लगा, तथा उसमें जो है ऐसा करते समय जब प्राचीन ग्रंथों वगैरह का उदाहरण दिया जा रहा था, तो अधिकांश समय में धार्मिक विश्वासों की बजाय क्या किया जाता था, एक लॉजिकल चीज़ें बता करके के लोगों में जो है सुधार करने के प्रयास किए जा रहे थे लॉजिकल तरीके से। ठीक है, ना कि पूरी तरह से किताबों का ही सहारा लिया जा रहा था, बल्कि कुछ लॉजिकल चीज़ें भी वहाँ पर जो है बताई जा रही थी, तब जा कर के ये सुधार आंदोलन जो है सफल हुए काफ़ी हद तक। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ जो प्रमुख धर्म सुधारक जो थे उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया, बल्कि इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की और इनकी कृतियों में प्रिसेप्टस ऑफ जीसस प्रमुख हैं।
इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। तो क्या है कि ये जो राजा राम मोहन राय एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म सुधारक, समाज सुधारक थे, ठीक है। और इनकी कृतियों में प्रिसेप्टस ऑफ जीसस जो है प्रमुख है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि ये बुक जो है ये किनकी कृति है, यानी किनके द्वारा लिखी गई है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार के नाम से और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल पत्रिका प्रकाशित की। और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा था, युगदूत कहा था। तो युगदूत किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। और मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने, जो कि मुगल शासक था अकबर द्वितीय, ठीक है। तो उसने दी थी राजा की उपाधि। इसके बाद राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है और ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि आगे देखते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का इन्हें जनक कहा जाता है और एकेश्वरवाद के समर्थक तथा बहुदेववाद के प्रबल विरोधी थे। यानी कि एकेश्वरवाद के समर्थक, यानी कि ईश्वर एक ही है, ये ऐसा मानना था किसका, राजा राम मोहन राय जी का। और बहुदेववादी के प्रबल विरोधी थे, यानी कि देवता कई हैं ऐसा ये नहीं मानते थे। ये मानते थे सिर्फ एक ही ईश्वर है और उन्हें ही सबको मानना चाहिए, ठीक है। तो बहुदेववादी यानी कि कई जो है बहुत भगवान है, ऐसा जो है इसका ये प्रबल विरोधी थे, ठीक है। और इन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक जो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी कि तुहफत उल मुबाहिदीन लिखी। उन्होंने कलकत्ता में दो प्रमुख संस्थाओं आत्मी सभा 1814 से 1815 ईस्वी के लगभग जिसकी शुरुआत की गई थी, तथा ब्रह्मा समाज जो कि 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। इन दो संस्थाओं की के द्वारा स्थापना की गई, ठीक है। तो ब्रह्मा समाज जो है काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एक संस्था है धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए। तो ये कई बार एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसके बाद जो है आगे देखते हैं 1817 में डेविड हेयर डच घड़ी साज ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज तथा 1825 ईस्वी में कलकत्ता में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 में ईस्वी में सती प्रथा को बेंटिक की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से प्रतिबंधित करना था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया और वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है, तो सती प्रथा को समाप्त प्रतिबंधित करवाना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मा समाज के दो प्रमुख अन्य नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे। यानी कि जो ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, उनके दो प्रमुख और नेता थे, कौन कौन से, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। 1866 ईस्वी में ब्रह्मा समाज में विभाजन हो गया, यानी कि दो भाग में ब्रह्मा समाज बट गया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की और उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने जब दो भागों में ब्रह्मा समाज बट गया तो केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई और इन्होंने धार्मिक रीति रिवाज, धर्म ग्रंथों में जो भी प्रमाण दिए गए हैं इनको सीधा सीधा मानने से अस्वीकृत कर दिया और बोल दिया ये सभी चीज़ें मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। और उन्होंने अंतर्जातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन और पर्दा प्रथा तथा जातिगत भेदभाव का विरोध किया, ठीक है।
यानी कि ये पुनर्विवाह का भी समर्थन करते थे, ठीक है। और अंतरजाति विवाह यानी कि दो अलग अलग जातियों में विवाह जो होगा इसका भी ये समर्थन करते थे, तथा ये पर्दा प्रथा और जातिगत भेदभाव जो होता है इसका प्रबल विरोध करते थे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो एक मैप देखेंगे धार्मिक सामाजिक आंदोलन के केंद्र, धार्मिक सामाजिक आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र थे 18वीं 19वीं सदी के लगभग में, ठीक है। तो उसको केंद्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ थे। तो सबसे पहले अमृतसर में जो इसमें कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी। सिंध सभा आंदोलन किया गया था, नामधारी आंदोलन किया गया था धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए, अकाली आंदोलन किया गया था। और अलीगढ़ में कौन कौन से आंदोलन किए गए थे, तो देवबंद स्कूल है, अहमदिया आंदोलन किया गया था। पटना में क्या किया था, तो बहावी आंदोलन किया गया है, ठीक है, उस समय पर। और इसके बाद बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में ब्रह्मा समाज या और जो है यंग बंगाल आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी वहाँ पे। और राजकोट में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसके बाद बम्बई में प्रार्थना समाज और सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है पुणे में सार्वजनिक सभा और जो है राजमुंद्री एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। और मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी और वेद समाज की स्थापना की गई थी। और केरल में शिवगिरी बरकाका श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के नाम से जो है संस्थाएं स्थापित की गई थी, जिनका जो प्रमुख रूप से कार्य क्या होता था, धार्मिक और सामाजिक सुधार करना, यानी कि आंदोलनों के माध्यम से, ठीक है, कुरीतियों को या अंधविश्वासों को दूर करना इन समाज संस्थाओं का जो है प्रमुख कार्य होता था, ठीक है। अब जो है प्रमुख संस्थान तथा इनके स्थापना वर्ष देख लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो कि आप देने जाएंगे तो वहाँ पे इनके स्थापना वर्ष पूछ लिए जाते हैं। तो प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। आत्मी सभा जो है इसकी स्थापना 1814 से 1815 में, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस 1820, कलकत्ता यूनिटेरियन यानी कि 1821, वेदांत कॉलेज 1825 में, ब्रह्मा समाज 1828 में। अब देखते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल, यानी कि ये क्या है, तो देखते हैं बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हेनरी विवियन डेरोजियो स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे, परंतु कुछ समय पश्चात बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना और उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया था। यानी कि भारत में आ करके एक व्यापारी जो कि हेनरी विवियन डेरोजियो जो कि घड़ी बेचने कलकत्ता में आया था, उसने क्या किया, कुछ समय जब बिताया भारत में तो उसने सोचा कि भारत में क्यों ना अपनी आधुनिक शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। उसका ये प्रमुख उद्देश्य उसने बना लिया था विवियन डेरोजियो ने, ठीक है। और 1826 ईस्वी में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज की अध्यापक बने, ठीक है, यानी कि हिंदू कॉलेज में वो पढ़ाने लगे, ठीक है। इसके बाद कलकत्ता के तरुण हेनरी ने विद्यार्थियों को अत्यधिक आकर्षित किया और उन्होंने एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया, ठीक है। और इसके बाद डेरोजियो के विद्यार्थियों ने, जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। यानी कि जब ये डेरोजियो के द्वारा जब ये अध्यापक बने हिंदू कॉलेज के, तो इनके जो छात्र थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कई प्रकार से जो धार्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाया और ईश्वर के अस्तित्व भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ईश्वर होते हैं या नहीं, ठीक है, ऐसा कहने लगे ये लोग। और कई प्रकार की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ने का काम किया है, हटाने का, दूर करने के लिए प्रयास किए यहाँ के कॉलेज के छात्रों के द्वारा, ठीक है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की, ठीक है, इनके विद्यार्थियों ने। इसके बाद देखते हैं अगला है आत्मिक उन्नति और एवं समाज सुधार के लिए उन्होंने दो संगठनों, एकेडमी एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। किसने की, तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू
एसोसिएशन, यंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की। और हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है और उन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन भी किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये महत्वपूर्ण सोसाइटी है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसके स्थापना वर्ष वगैरह और इनके जो इस संस्थापक थे वो उनके बारे में। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1875 में मैडम ब्लॉबत्स्की यानी कि रूसी महिला एक थी उसके द्वारा एवं कर्नल हेनरी अल्कॉट यानी कि अमेरिकी सैनिक तथा द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ठीक है, और थियोसॉफी शब्द जो कि दो ग्रीक शब्दों थियोस यानी कि ईश्वर और सोफिया यानी कि ज्ञान से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का ज्ञान। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यालय जो है मद्रास नगर के समीप अड्यार यानी कि मद्रास में स्थापित किया। और 1897 ईस्वी में अल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों का प्रचार एनी बेसेंट ने किया। और 1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से अस्तित्व में आया, जो कि आज आप बीएचयू के नाम से जानते हैं। उसका जो है मदन मोहन मालवीय जी के कारण जो है उसका नाम क्या पड़ गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बीएचयू आज के समय में। ठीक है, इसके बाद आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। ये भी एक महत्वपूर्ण जो है समाज सुधारक, धार्मिक आंदोलन समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जन्म 1820 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने संस्कृत जो है का गहन अध्ययन किया और 1851 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने और इनके अगाध पांडित्य के लिए संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। ठीक है, और उनके जीवन की सादगी, निस्वार्थ सेवा, निर्भयता, दलितों के उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अथक प्रयासों ने उन्हें एक आख्यान पुरुष बना दिया और इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, जिसके कारण इन्हें आधुनिक बांग्ला का प्रणेता माना जाता है, यानी कि इनका जो बंगाल में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया? महत्वपूर्ण योगदान दिया था बांग्ला भाषा के विकास में। ठीक है, इसके बाद विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए भी महान कार्य किए और 1856 ईस्वी में कोलकाता में पहली बार एक विधवा पुनर्विवाह आयोजन हुआ, यानी कि विधवाओं का जब जिनके हस्बैंड वगैरह डेथ कर जाते हैं उनका पुनर्विवाह का आयोजन हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, जिसमें विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इसके बाद जो है पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन, जो है देखते हैं। तो पश्चिमी भारत में कौन कौन से प्रमुख सुधार आंदोलन हुए? तो 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और इसके दो प्रमुख नेता थे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की, यानी कि जो जाति प्रथा समाज में इतनी ज़्यादा फैली हुई थी और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत वगैरह, उनका घोर निंदा की। किन्होंने? गोविंद रानाडे ने और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने। ठीक है, रानाडे ने स्त्रियों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और रानाडे ने, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी योगदान दिया था, ने पूरे देश में सामाजिक सुधार कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की
और राणा डे हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते तब तक इस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। यानी कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते थे, ठीक है, महादेव गोविंद राणा डे जी, ठीक है। और कहते थे कि यदि अब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे तो देश में विकास नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं आगे। गोपाल हरि देशमुख जो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए और ज्योतिरा राव गोविंद राव फुले जो ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध थे, पश्चिमी भारत के महान समाज सुधारक थे, ठीक है। और महात्मा फुले ने जो है दलितों स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया और 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए भी स्कूल खोला और 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों धर्मों के लोगों को आश्रय प्रदान किया। और सत्य शोधक समाज का लक्ष्य था दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना और उन पर जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के आधार पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। महात्मा फुले ने ब्राह्मण पुरोहितों की अनुपस्थिति में विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी। यानी कि महात्मा फुले जो थे, ज्योतिबा राव फुले जो महात्मा थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कैसी प्रथा चलाई कि ब्राह्मण पुरोहित नहीं है तो भी विवाह कराए जा सकते हैं। जैसे कि आज हमारी समाज का एक अंग बन चुके हैं कि शादी विवाह जो है ब्राह्मण ही करवाते हैं, तो इन्होंने एक इससे अपोजिट प्रथा चलाई कि ब्राह्मणों के बगैर भी शादी विवाह के शुभ समारोह किए जा सकते हैं आयोजित, ठीक है। इसके बाद जो है दक्षिण भारत के प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन, तो ब्रह्मा समाज से प्रेरित होकर 1864 ईस्वी में मद्रास में बेद समाज की स्थापना की गई और बेद समाज ने जाति भेद का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह तथा कन्याओं की व्यवस्था का समर्थन किया। और बेद समाज ने भी कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की। और चेवेंटी श्रीधरालु नायडू ने बेद समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया। और दक्षिण भारतीय ब्रह्मा समाज की शाखाएं जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। यानी कि जो बेद समाज था, जो ब्रह्मा समाज था, जो कि सर्वप्रथम किसके द्वारा स्थापित किया गया था, राजा राम मोहन के द्वारा। तो इसकी जो शाखाएं हैं भारतीय ब्रह्मा समाज जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित की गई थी, तो उनकी जो शाखाएं हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी स्थापित हुई। इसके बाद कुंडुकुरी बीरे सालिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलनों के एक प्रमुख नेता थे और इनका जो जन्म है 1848 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के एक कहाँ पर हुआ था, कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इन्होंने तेलुगु सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और 1876 ईस्वी में इन्होंने तेलुगु पत्रिका प्रारंभ की जो महत्वपूर्ण जो है पूर्णतः सामाजिक सुधार के लिए समर्पित थी, ठीक है। इसके बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्त्रियों की विमुक्ति से संबंधित था। इनमें कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए किया गया उनका कार्य भी शामिल है। इसके बाद केरल में नारायण गुरु ने दलित उद्धार का एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया, जिनका जन्म 1854 ईस्वी में एक एझवा परिवार में हुआ था। इसके बाद नारायण गुरु जो कि केरल के थे, इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और दलित वर्गों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। यानी कि संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और लोगों के लिए जो है दलित वर्ग जो हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके जो उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए और सारे जीवन भर उनके जो महत्वपूर्ण उत्थान के लिए ही ये कार्य करते रहे। कौन? नारायण गुरु। इसके बाद देखते हैं आगे। 1903 ईस्वी में नारायण गुरु ने केरल से बाहर श्री नारायण धर्म परिपालन योग क्षेम नामक संस्था की स्थापना की और नारायण गुरु ने जाति तथा धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि ये जो नारायण गुरु हैं, ये एकता पर बल देने की बात कर रहे हैं कि हर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, तो सभी को एक ही धर्म मानना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए और सभी धर्मों के व्यक्तियों को एक ही ईश्वर को मानना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इस तरह से एकता पर बल दिया। ठीक है, इसके बाद
इनका आंदोलन अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए था और उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्य जो जातियों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। इसके विरोध में उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए जो सभी जातियों के लिए खुले थे, यानी कि इनके द्वारा मंदिर भी बनवाए गए थे जो कि कोई उसमें इनके द्वारा जो बनवाए गए मंदिर थे उनमें कोई भी जाति का व्यक्ति जा सकता था, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो, ठीक है, या फिर कोई भी कास्ट का व्यक्ति उस मंदिर में जा सकता था, ठीक है। और अरिविपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं की थी, ठीक है, यानी कि शिव जी की प्रतिमा भी स्थापित की थी कि इनके द्वारा स्वयं की गई थी, ठीक है। इसके बाद दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जी और इनका जो आर्य समाज है इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया। और दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, ठीक है। और इनका जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़ में हुआ था और इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। और दांडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था, इनके गुरु कौन थे, इनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती किसने रखा था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक एक नंबर के। और दयानंद सरस्वती के अनुसार ईश्वर केवल एक है जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीव आत्मा के रूप में की जानी चाहिए, यानी कि मूर्ति प्रथा के थोड़े विरोधी टाइप के व्यक्ति थे, ठीक है। ये कहते थे जीव आत्मा के रूप में ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, ना कि मूर्ति के रूप में जैसा कि आजकल देखा जाता है, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और कुछ समय पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, यानी कि लाहौर जो कि पाकिस्तान में आज के आप देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इसका मुख्यालय आर्य समाज का स्थापना की, ठीक है। पहले बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय जो कहाँ बना दिया गया, तो लाहौर में, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में। और दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए और उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। तो एक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसका जो ग्रंथ है, तो ये है दयानंद सरस्वती जी का। और आर्य समाज के सदस्य जो है 10 सिद्धांतों का क्या करते थे, 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे आर्य समाज के लोग। और इनमें प्रथम जो है वेदों का अध्ययन है। 10 जो अनुसरण करते थे सिद्धांत, उनमें प्रथम क्या है, तो प्रथम है वेदों का अध्ययन से सभी सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है, यानी कि पहला जो है वेदों के अध्ययन से संबंधित था सिद्धांत और बाकी जो है सद्गुण, ठीक है, और नैतिकता से संबंधित था। इसके बाद दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों के लिए सामाजिक व्यवहार के जो नियम बनाए थे उनमें जाति भेद, सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। और शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे उत्तर भारत में लड़के तथा लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले गए थे, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो आज के समय में जो आप डीएवी स्कूल देखते हैं कि जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगी डीएवी स्कूल, तो ये इन्हीं के द्वारा जो है खोली जाने वाली स्कूल थी उस समय पे। डीएवी का जैसे फुल फॉर्म होता है दयानंद एग्लो वैदिक, ठीक है, विद्यालय करके है, ठीक है। तो इनके द्वारा ही ये स्थापित की गई थी विद्यालय, ठीक है, जो इनके नाम पर ही जो है शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, यानी कि जो कि मैंने अभी जैसे जैसे बताया कि डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, ने जो पंजाब का एक प्रमुख कॉलेज बन गया था, यानी कि उनके द्वारा स्थापित किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। उस समय पर लाहौर का एक प्रमुख कॉलेज था ये, और इन सब संस्थाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। और पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम प्रमुख थे, जिन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल की जो है स्थापना की। तो कुछ ऐसे प्रमुख जो है धर्म सामाजिक सुधारक थे जो कि स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, ये सभी जो प्रबल विरोधी थे किसके, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न कल्चर के और वेस्टर्न जो एजुकेशन के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दयानंद वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे और उन्होंने इसके लिए वेदों की ओर चलो का नारा दिया था, यानी कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया। क्योंकि लोग जो है कई प्रकार की कुरीतियों वगैरह और सामाजिक जो है अंधविश्वास में घिर गए थे और उनका वेदों से जो प्राचीन हमारी सभ्यता
और वेद वगैरह थे उनसे उनका ध्यान हट गया था लोगों का। तो इन्होंने एक बार फिर से लोगों में वेदों के प्रति सम्मान और जो है ऐसा जगाया कि वेदों की ओर चलो, यानी कि वेदों को पढ़ो और अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसे समझो। ठीक है, इन्होंने वेदों का प्रचार किया। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन हेतु पाखंड खंडिनी पताका लहराई। और आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौ रक्षा आंदोलन था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। 1882 ईस्वी में आर्य समाज ने क्या किया, तो गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। इसके बाद आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। जो आर्य समाजी लोग थे तो बाल विवाह का ये विरोध करते थे और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। कौन, तो आर्य समाजी लोग, यानी कि आर्य समाज से जो जुड़े व्यक्ति थे वो लोग। ठीक है, और 1882 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया था, यानी कि स्वदेश की चीज़ें अपनाने का नारा इन्होंने दिया था, ना कि विदेशों की। ठीक है, विदेशों का बहिष्कार करने के लिए और स्वदेशी जो है अपनाने के लिए इन्होंने नारा दिया था। और स्वदेशी का प्रयोग करने वाले ये पहले भारतीय भी थे। ठीक है, इसके बाद यानी कि स्वदेशी चीज़ों का नहीं, स्वदेशी शब्द का यूज करने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है, इसके बाद एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। ठीक है, और इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, ये एक वेस्टर्न के बहुत प्रसिद्ध जो है धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। कौन, मार्टिन लूथर। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। तो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, इसके बाद वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन जो है सिरोल ने कहा था। अब स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो पहला तो है सबसे महत्वपूर्ण जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये 1874 में संस्कृत में लिखी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद ये आप ध्यान रखिएगा प्रमुख रूप से सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी मोस्ट नहीं है, फिर भी एक बार उसे हम देख लेते हैं। पाखंड खंडनी पताका 1866 में स्थापित की गई थी। वेदभास भूमिका 1876 में। अद्वैत मत का खंडन 1873। पंच महायज्ञ विधि 1875। वल्लभाचार्य मत का प्रखंडन 1875। ऋग्वेद भाष्य 1887। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जो है इसके बारे में देखते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 ईस्वी में कलकत्ता के समीप स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और इनका प्रारंभिक नाम जो है गदाधर भट्टाचार्य था। और शंकर वेदांत से समृद्ध तोतापुरी ने उन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण का नाम दिया था। और उस समय के प्रायः सभी धर्म सुधारकों ने केशव चंद्र सेन और दयानंद रामकृष्ण से शिक्षा प्राप्त की थी। यानी कि जो केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती थे, ये जो प्रमुख धार्मिक समाज सुधारक थे, तो इन्होंने रामकृष्ण से ही शिक्षा प्राप्त की थी। और रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा उन्हें व्यवहार में लाने के उद्देश्य से उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यानी कि इनकी उद्देश्यों को, इनके व्यवहार शिक्षा को जो क्या है प्रचार प्रसार करने के लिए विवेकानंद जी जो थे उन्होंने 1897 में रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना की। ठीक है, अपने गुरु के उद्देश्यों को और व्यवहार विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और इस मिशन का उद्देश्य, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य समाज की सेवा करना है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। यानी कि जो रामकृष्ण मिशन का जो मेन काम था, मोटिव था, इनकी आदर्श वाक्य क्या था रामकृष्ण मिशन का,
तो इसका आदर्श वाक्य था कि ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है, यानी कि ईश्वर की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा मार्ग क्या है, आप मानव जाति की सेवा करनी, यानी गरीब वंचित इन सभी लोगों की यदि आप सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की आराधना करने का सर्वोत्तम मार्ग है। ये किसका उद्देश्य था, तो रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, इसके बाद रामकृष्ण मिशन अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध हो गया और मिशन ने बाढ़, अकाल तथा महामारियों के समय राहत कार्य किया। और विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में जो है भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था। और स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, यानी कि जो कि अंग्रेजी में लिखी व उद्बोधन बंगाली में नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, यानी कि एक पत्रिका अंग्रेजी में और एक बंगाली में इन्होंने प्रकाशित की। और राजयोग, कर्मयोग एवं वेदांत दर्शन उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। ठीक है, तो ये कर्मयोग, राजयोग और वेदांत दर्शन ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और या तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो है विवेकानंद जी की प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे देखते हैं मातृभूमि की दुर्दशा से वे अत्यंत दुखी थे। कौन, स्वामी विवेकानंद। और संपूर्ण देश की यात्रा करने पर उन्हें चारों ओर गरीबी, बौद्धिक जड़ता और भविष्य के प्रति निराशा देखने को मिली। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपनी इस दरिद्रता और अवनति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने नई समाज व्यवस्था लाने के लिए, गरीबी दूर करने और जनता को जागृत करने के लिए भारतवासियों से आजीवन प्रयास करने को कहा था। इसके बाद नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका बचपन में क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, जिनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसने किया था, तो महाराजा खेतड़ी के जो महाराजा थे उनके द्वारा नाम इनका बदल करके क्या किया गया था, स्वामी विवेकानंद। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उस सम्मेलन में उनके जो भाषण ने दूसरों के लोगों को बड़ा प्रभावित किया। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। जब इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में भाषण देना प्रारंभ किया तो किस भाषण की शुरुआत किस चीज़ से की थी, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है, तो इस बात से की थी। तो इससे क्या हुआ कि लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे पॉइंट्स क्या हैं। तो 1857 ईस्वी में दोबारा अमेरिका गए ये और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने कलकत्ता में से 2 समाचार पत्रों का हिंदी में प्रकाशन किया। पहले तो ये बंगाली और अंग्रेजी में 2 पत्रों का समाचार पत्रों का प्रकाशन कर चुके थे, पत्रिकाओं का, लेकिन अब इन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन हिंदी भाषा में किया। कौन कौन से, उद्बोधन के नाम से और प्रबुद्ध भारती के नाम से। ठीक है, अब देखते हैं कि जो प्रमुख हिंदी धार्मिक सामाजिक आंदोलन है उनके जो ये संस्थाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रमुख धार्मिक सामाजिक संस्थाएं थी, उनके संस्थापक कौन थे, स्थापना कब हुई, स्थल कहाँ था उनका, मतलब कि जो यहाँ पर स्थापित किया गया था, और उनके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे। तो पहला संस्था है आत्मी सभा। आत्मी सभा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई थी 1815 ईस्वी में कलकत्ता में, और हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया गया था। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1828 ईस्वी में कलकत्ता में, और इसका उद्देश्य क्या था, एकेश्वरवाद का प्रसार करना, यानी कि ईश्वर एक ही है ऐसा प्रसार करना इसका उद्देश्य था। और पहले इसका नाम ब्रह्मा सभा था। ठीक है, इसके बाद धर्म सभा राधाकांत देव के द्वारा 1829 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई, और इसकी स्थापना ब्रह्मा समाज के विरोध में हुई, और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। ठीक है, यानी कि जब उस समय पर कई लोग जो है धर्म के खिलाफ भी थे और धर्म के रक्षा करने वाले भी, मतलब अलग अलग प्रकार की संस्थाएं स्थापित की जा रही थी अलग अलग लोगों के द्वारा। कुछ धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए स्थापित की जा रही थी संस्थाएं, तो कुछ संस्थाएं जो है इन्हें बनाए रखने के लिए भी स्थापित की जा रही थी। ठीक है, इसके बाद
तत्वबोधिनी सभा जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। कब? 1839 ईस्वी में कलकत्ता में। और इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। और अगला है मानव धर्म सभा, दुर्गाराम मनसाराम के द्वारा स्थापित की गई थी 1844 में सूरत में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना था, यानी कि जातिवाद को दूर करना था। ठीक है। और राधा स्वामी सत्संग जो कि तुलसीराम के द्वारा स्थापित की गई 1861 में और आगरा में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य एकेश्वरवादी सिद्धांतों का प्रचार करना था, यानी कि ईश्वर एक ही है, ऐसा प्रचार करना था इसका। इसके भारतीय ब्रह्म समाज जिसका स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई 1866 में कलकत्ता में। और मूल ब्रह्म समाज राजा राम मोहन द्वारा जो स्थापित किया गया था से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से केशव चंद्र सेन के द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई जब ब्रह्म समाज टूट गया 2 हिस्सों में, जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार था। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्मा समाज कहा गया, यानी कि जो ब्रह्मा समाज जब 2 हिस्सों में टूटा तो जो मूल ब्रह्मा समाज था उसे किस नाम से जाना गया? तो आदि ब्रह्मा समाज के नाम से। ठीक है। इसके बाद प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित की गई थी 1867 में मुंबई में। और बम्बई जो है आरजी भंडारकर तथा एमजी राणा डे 1870 ईस्वी में इसके सदस्य बने। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना, यानी कि जो कुरीतियाँ वगैरह थी उसमें चेंजेस लाना, उसको जो है उसमें बदलाव करना, इसके प्रमुख जो है उद्देश्य थे। अब है अगला आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया मुंबई में 1875 में। और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना, जो कुरीतियाँ और अंधविश्वास वगैरह फैले हुए हैं, और हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना था। क्योंकि उस समय पे देखा जा रहा था कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत में तो उनके द्वारा कई हिंदुओं या फिर किसी भी दूसरे जो धर्म के लोग थे उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेशराइज किया जा रहा था। ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या किया गया? जो आर्य समाज की स्थापना की गई, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोकना था। ठीक है। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो मैडम HP बालावत्स्की जो कि एक रूसी महिला थी और हेनरी अल्कॉट के द्वारा। तो 1875 में स्थापित हुआ और कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रचार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। अब अगला है साधारण ब्रह्म समाज जो है ये शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है स्थापित किया गया। कब? 1878 में। और कहाँ पर? तो कलकत्ता में। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन जो है समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केसी सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया, यानी कि ब्रह्म समाज जब एक बार विभाजित हुआ था तो केशव चंद्र सेन ने एक अलग भारतीय ब्रह्म समाज बनाया था। और जो मूल ब्रह्म समाज था तो आदि ब्रह्म समाज था जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन सेकेंड टाइम भी ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ठीक है। उसमें के बाद विभाजन के बाद एक साधारण ब्रह्म समाज के नाम से एक नई संस्था बनी। ठीक है। इसके बाद दक्कन शिक्षा समाज जी आगरकर के द्वारा ये स्थापित किया गया था 1884 में पूना में। युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए ये जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो कि MG राणा डे के द्वारा स्थापित की गई 1887 में और मुंबई में। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण के बारे में बातें करना या उनके कल्याण के लिए कार्य करना जो है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का जो है प्रमुख कार्य था। ठीक है। अब है देव समाज जो है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित किया गया 1887 में लाहौर में। यह ब्रह्म समाज की तरह ही था लेकिन इसके विपरीत इसके अनुयायी गुरु को पूजते थे। ठीक है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है रामकृष्ण मिशन देखते हैं। तो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया 1897 में बेल्लूर में और इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। और भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई और बम्बई में
की गई। और मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना, महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका महिलाओं का जो है उत्थान करना, ये भारत समाज सेवक जो है सेवक समाज का प्रमुख कार्य था। अब अगला है पूना सेवा सदन, जो कि रमाबाई रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था 1909 में और पूना में स्थापित हुआ था। महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना जो है पूना सेवा सदन का प्रमुख जो है उद्देश्य था। इसके बाद सोशल सर्विस लीग जो है एनएम जोशी के द्वारा शुरू किया गया और 1911 में बम्बई में सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। अब अगला है सेवा समिति, हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा, जो कि 1914 में स्थापित किया गया था इलाहाबाद में। प्राकृतिक विपदाओं के समय समाज सेवा, शिक्षा, शारीरिक सफाई, संस्कृति आदि का विकास करना था सेवा समिति का काम। ठीक है। अब बाल सेवा समिति श्रीराम वाजपेयी के द्वारा 1914 में स्थापित किया गया और बम्बई में। इसका उद्देश्य भारत में बाल स्काउट एसोसिएशन आंदोलन का भारतीकरण करना था। ठीक है। इसके बाद है विमेंस इंडियन 1923 में स्थापित संस्था थी। मद्रास में यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। और अगला है रहनुमाई मजदयासान, तो जो है दादा भाई नौरोजी फरदून जी एचएस बंगाली के द्वारा 1851 में इसकी स्थापना की गई थी बम्बई में। इसका उद्देश्य पारथी या जरथुष्ट धर्म सुधार तथा पारसी धर्म सुधार, महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। अब अगला है निरंकारी, जो कि दयालदास दरबार सिंह रतन चंद के द्वारा स्थापित किया गया पंजाब में और इसका उद्देश्य सिख धर्म का शुद्धिकरण करना था। और लास्ट है नामधारी जो है राम सिंह के द्वारा स्थापित किया गया और जो है 1857 में ईस्वी में, और पंजाब और सिख धर्म सुधार हेतु ये सुधार जो है इसका स्थापना की गई थी नामधारी की। ठीक है। इसके बाद मुस्लिम सुधार आंदोलन। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हम देख लेते हैं। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन जो है मुसलमानों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के शरीयतुल्लाह आदि नेताओं के प्रयासों से हुई। और इन नेताओं का मानना था कि इस्लाम धर्म की विशेषता हास के कारण ही भारत अंग्रेजों का गुलाम बना और वे इस्लाम को सुधारने तथा मजबूत बनाने और इस्लामी शिक्षा में की वृद्धि में अग्रसरित हुए। और शरीयतुल्लाह किसानों के उत्थान के लिए बंगाल में शुरू किए गए फरेंजी आंदोलन के नेता थे और उन्होंने मुसलमानों में व्याप्त जाति भेद की कुरीतियों की भी निंदा की और अंग्रेजी शिक्षा और उसके सामाजिक आर्थिक लाभों से वंचित रहने के कारण भारतीय मुसलमानों में अधिक समय तक मध्यम वर्ग का उदय नहीं हो सका। और कुछ प्रबुद्ध मुसलमानों ने अनुभव किया कि शासकों के साथ सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। वे अंग्रेज शासकों की मदद से अपनी सामाजिक स्थिति सुधारना चाहते थे। ठीक है। इसके बाद आधुनिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए पर्दा प्रथा तथा बहुप्रतनी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी कुछ जो है प्रमुख आंदोलन उस समय पर किए गए। 1863 ईस्वी में नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा स्थापित कलकत्ता की मुस्लिम साहित्य सभा, ठीक है, एक ऐसा पहला संगठन था इन्हें बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। किसे? नवाब अब्दुल लतीफ़। ठीक है। तो ये आप प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे हिंदू समाज में तो हिंदू धर्म में ये पूछा जाता है कि जो है धार्मिक सुधार समाज या कि हिंदू पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो लेकिन मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। जो है इसमें क्या पॉइंट्स हैं? तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने शुरू किया था
और सैयद अहमद खां का जन्म मुगल दरबार के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में की नौकरी की और 1857 ईस्वी के विद्रोह में के दौरान वे ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है वफादार बने रहे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपनाने पर बल दिया और 1864 ईस्वी में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की, जिसे बाद में वैज्ञानिक समिति नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद इस समिति का कार्यालय कहाँ है, तो अलीगढ़ में है। इसने विज्ञान तथा अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों के उर्दू अनुवाद प्रकाशित किए। इसके बाद इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि आज का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर सैयद अहमद खां और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित मुस्लिम जागृति का यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है और उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिमों में पुनर्जागरण का प्रयास किया और उन्होंने कुछ हिंदू तथा मुसलमान नेताओं के सहयोग से इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी होने के बाद भी सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थक थे और उनका मत था कि हम हिंदू और मुसलमान एक ही देश के निवासी हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं और देश की प्रगति हमारी एकता, पारस्परिक सद्भावना तथा प्रेम पर आश्रित है। यानी कि ये भी हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और ये इनका मानना था कि देश में प्रगति तभी हो सकती है जब हिंदू और मुस्लिम एकता के साथ रहेंगे और सद्भावना और प्रेम पर आश्रित रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं देवबंद आंदोलन। 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननोतवी और अब्दुल रशीद गंगोही ने इस आंदोलन की स्थापना की और यह आंदोलन स्कूल परंपरा इस्लाम में विश्वास रखता था और इसका जो है इसका दृष्टिकोण अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध था और साथ ही यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था और इस स्कूल के मौलवियों ने सैयद अहमद खां और उनकी संस्था संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था और इस आंदोलन से मौलवा अबुल कलाम आज़ाद आदि नेताओं का उदय हुआ और अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था यानी कि सऊदी अरब में और देवबंद शाखा ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। इसके एक अन्य प्रमुख नेता कौन थे, महमूद अल हसन थे। अब देखते हैं जो है अहमदिया आंदोलन। आप ये प्रमुख रूप से मुस्लिम आंदोलनों को अभी देख रहे हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार के रूप में। तो अहमदिया आंदोलन जो है कई बार पूछा जा चुका है मेंस के एग्ज़ाम में, तो इस बार भी जाहिर सी बात है कि पूछा जा सकता है। तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी और 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी दीने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया और गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद ब्रह्मा विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। अब अगला है पारसी सुधार आंदोलन। पारसी समाज के अग्रणी धर्म और समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी फरदून जी और आर के कामा तथा एच.एस. बंगाली ने मिलकर रहनुमाई मजदायसायन सभा की स्थापना की और राष्ट्र गोप्तार नामक पत्रिका शुरुआत की। ठीक है, और इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए तथा पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और दादा भाई नौरोजी भारत के पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे इम्पॉर्टेंट के रूप में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, 1860 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया जिससे इंडिया पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अब देखते हैं पारसी सुधार आंदोलन के बाद सिख सुधार आंदोलन। सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत 19वीं सदी में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ हुई और खालसा दीवान नाम से प्रसिद्ध इस संस्था ने पंजाब में गुरुद्वारे एवं स्कूल कॉलेजों की स्थापना की और 1920 ईस्वी में स्थापित अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंधन सुधार के लिए महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग
तथा सत्याग्रह आंदोलन किया और 1922 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ और 1925 में अधिनियम को संशोधित किया गया और यह आंदोलन सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्न जाति सुधार आंदोलन। निम्न जाति सुधार आंदोलन जो है, यानी कि निम्न जातियों के लिए जो सुधार आंदोलन किए गए थे उसे देखते हैं। तो 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य सवर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करना था। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना जो है की थी और 1942 ईस्वी में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की और निम्न जाति में पैदा हुए अंबेडकर जीवन भर जाति प्रथा तथा छुआछूत के विरुद्ध लड़ते रहे और इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना भी की थी। ठीक है, अब देखते हैं मुस्लिम धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार आंदोलन जो है प्रमुख रूप से कौन कौन से थे। तो संस्था का नाम क्या है? तो दारुल उलूम है पहला, जो कि मौलाना हुसैन अहमद ने शुरू की देवबंद में 1866 ईस्वी में। इसके प्रमुख उद्देश्य आप इसमें देख सकते हैं। और अगला है नवदा उल उलेमा, जो कि मौलाना सिवली ने की थी। इसकी स्थापना कहाँ पर? लखनऊ में की थी 1894 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में पुनः धर्म विज्ञान का विकास, मुस्लिमों का नैतिक सुधार तथा इस्लाम के धार्मिक विवादों का अंत करना था। फिर अगला है अहल ए हदीस मौलाना सईद नाज़िर हुसैन, जो कि पंजाब में इसकी स्थापना किया था जिन्होंने, और 19वीं सदी में लगभग किया था इन्होंने। और अगला है चौथा नंबर अहल ए कुरान, जिसकी स्थापना किसने की? मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली, जो कि पंजाब में स्थापना की गई थी और 19वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर अगला है बरेलवी जो है मौलाना अहमद रिज़ा खान के द्वारा स्थापित किया गया था पंजाब में 19वीं सदी में। और अगला है छठवां नंबर कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब के कादियान में स्थापित की गई थी और 19वीं सदी में। अगला है मुहम्मद एजुकेशनल सोसाइटी, जो कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित की गई और अलीगढ़ में 1886 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून और अधिनियम कौन कौन से प्रमुख रूप से थे जो इस समय पर बनाए गए समाज सुधार के लिए? तो नवजात कन्या हत्या कानून, जो कि जॉन सॉर ने बनाया था, गवर्नर जनरल जो थे भारत के, और 1795 ईस्वी में बनाया था। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। फिर अगला है दूसरा बाल हत्या निरोधक कानून, जो कि लॉर्ड बेलीजली ने 1804 में स्थापित किया था। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। अगला है सती प्रथा निषेध कानून, जो कि विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था 1829 में। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई 1856 में और इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। और जो अगला है सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के द्वारा शुरू की गई थी 1891 में। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी इस समय। ठीक है, इसके बाद शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा शुरू किया गया था और 1829 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस एक्ट के द्वारा बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। अगला है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा लाया गया था 1937 में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। अगला है दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1943 में लाया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी को इस दास प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई। अब अगला है प्रमुख सामाजिक सुधार कौन कौन से थे? तो एक साइड हम देखेंगे सामाजिक कुप्रथा और उन्मूलन के दिशा में किए गए प्रयास। बाल विवाह जो है बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार सामाजिक एक कुरीति थी जिससे सुधार के लिए बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम राजा राम मोहन ने किया था
और केशम चंद सेन व बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। एच.एस. बंगाली के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। इसके बाद सती प्रथा। सती प्रथा जो है, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने, ये सिकंदर वो वाला सिकंदर नहीं है, ठीक है, ये दूसरा वाला सिकंदर है, ठीक है, कश्मीर का जो शासक हुआ था, इसने सती प्रथा को बंद करवाया था। और पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे पूर्णतः बंद करवाने का अनुरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम जो है के तहत 17वें के तहत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है। इसके बाद दास प्रथा। दास प्रथा जो है, भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 ईस्वी में लिस्टर स्टेनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लास्टर से अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रतिबंध को 1843 ईस्वी में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। 1860 ईस्वी में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के जो प्राचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिया था और उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त डलहौजी को पत्र भेजकर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप जो है देने का अनुरोध किया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15/1856 का अधिनियम पारित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई। और प्रोफेसर धोंधो केशव कर्वे और वीरे सालिंगम पुंतुलु ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। ठीक है। अब अगला है स्त्री शिक्षा। भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1849 ईस्वी में जेडी बेथुन जो कि द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई और स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वरचंद विद्यासागर ने किए और उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए थे। ठीक है। इसके बाद 1854 ईस्वी में गठित शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पेज में भी जो है स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। इसके बाद स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 ईस्वी में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1926 ईस्वी में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जो है नीति बनाई गई थी। और बाल हत्या की प्रथा, यह प्रथा राजपूतों और बंगाल में अधिक प्रचलित थी। इनमें बालिका शिशुओं को निर्दयता से मार दिया जाता था। इनका कारण विदेशी आक्रमण तथा दहेज प्रथा की समस्या थी। और 1795 ईस्वी में बंगाल नियम और 1804 में नियम 3 के अंतर्गत इस कुप्रथा को रोकने का व्यापक प्रयास किए गए। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि प्रमुख रूप से जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, समाज में कुरीतियों या अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रयास किए। अलग अलग सोसाइटी संस्था वगैरह की स्थापना की गई अलग अलग लोगों के द्वारा, चाहे वो फिर दयानंद सरस्वती जी हों या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर हों या फिर विवेकानंद जी हों। इनके द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से जो है अंधविश्वासों को या कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में अलग अलग प्रयास किए गए। इसी प्रकार से जो है मुस्लिम सुधार आंदोलन भी कुछ किए गए मुस्लिम जो है धर्म में। इसी प्रकार से सिख धर्म में भी प्रमुख सुधार आंदोलन किए गए और पारसियों में भी कुछ सुधार आंदोलन किए गए, धार्मिक सुधार आंदोलन।
तो इस प्रकार से अलग अलग धर्म के लोगों ने अब समय समय पर अलग अलग चीज़ों की स्थापना करके, संस्था की स्थापना करके जो है क्या किया, समाज में सुधार करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए या फिर एमपीपीएससी मेंस के लिए, जो बड़ा क्वेश्चन बने या फिर शॉर्ट क्वेश्चन, उन सभी को हमने इस वीडियो में देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको नोट्स प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोट्स वगैरह ज़रूर तैयार करते रहें एमपीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, और जो है राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।